हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दिसंबर 2023 का पेपर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पहले 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन आपका मैच करना है आपको लिस्ट वन को लिस्ट टू से। लिस्ट वन में आपके ऑथर्स दिए गए हैं और बी में बुक्स हैं। ऑथर्स हैं टॉमस आर डाई, विलियम एन डन, यहेस्कल ड्रॉर, एंड्रयू मैसी। और बुक्स हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज, मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर, अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी सेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन है। बीइंग मैच फिर भी ये बहुत इजी है क्योंकि एक ही ऑथर की बुक अगर आपको पता हो उसी से आपका आंसर बन जाएगा, और ऑथर भी वो हैं जो सबसे कॉमन ऑथर है। ठीक है, देख लेते हैं। टॉमस आर डाई, इनकी बुक है अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी सेक्टर। उसके बाद डन की बुक है पब्लिक पॉलिसी अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, बी का 1। यहेस्कल ड्रॉर की बुक है डिज़ाइन फॉर पॉलिसी साइंसेज, और एंड्रयू मैसी की बुक है मैनेजिंग द पब्लिक सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे इजी और कॉमन पॉइंट क्या था? वो था डाई की बुक। ठीक है, वो थी अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी सेक्टर। ए का 4 सीधे 1 में ही आ रहा था। सबसे इजी मैं कहूँगी मैच, इस तरह से इतना इजी मैच कभी देखने को मुझे मिला नहीं है जो ये पूछा गया है। टॉमस आर डाई की बुक, और वो भी सीधे एक ही में, ए का 4 सीधे एक ही है। बहुत ही इजी मैच हो गया ये। इसका राइट आंसर है 1। नो डाउट ड्रॉर की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि वो पॉलिसी साइंस से डील करते हैं, बट ये आप देख सकते हैं सी का 2 कितनी जगह पे है, तो इसे मैं काउंट नहीं किया, इसीलिए इसको मैंने काउंट नहीं किया। बट डाई तो उससे भी ज़्यादा इजी है, और उसकी बुक जो है वो एक ही जगह पे आपको दिया गया है, ए का 4। इससे ज़्यादा इजी मैच मुझे नहीं लगता आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इन्फ्लुएंस्ड द इमर्जेंस ऑफ पब्लिक गवर्नेंस अप्रोच? इनमें से किन कंडीशंस और किन अप्रोचेस की वजह से पब्लिक गवर्नेंस अप्रोच जो है उसका इमर्जेंस होता है? ठीक है, गवर्नेंस पे फोकस रखें। ये जो अप्रोच है गवर्नेंस की, ये किन कंडीशंस और किन अप्रोचेस की वजह से इनका जो है इमर्जेंस होता है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वजह से, पब्लिक चॉइस अप्रोच की वजह से, जो गवर्नमेंट से बाहर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके रोल के बढ़ने की वजह से, या फॉर्मल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फेलियर की वजह से? किन वजहों से पब्लिक गवर्नेंस अप्रोच जो है वो इमर्ज होती है, या आप कह सकते हैं कि फेमस होती है? ओके, देख लेते हैं। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वजह से गवर्नेंस आया है, बिल्कुल आया है। इसकी अपनी ही एक स्टेटमेंट है, वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नेंस। पब्लिक चॉइस अप्रोच, बिल्कुल। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो थेरेटिकल बेस है वही आपका क्या है? पब्लिक चॉइस अप्रोच। ठीक है, एनपीएम का जो आपका थेरेटिकल बेस है, यानी कि जो इसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, वो यही है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस का कहता है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या कोई भी इंडिविजुअल है वो सेल्फ इंटरेस्ट से ज़्यादा मोटिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इंटरेस्ट, कि उसको पब्लिक इंटरेस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। जो भी वो कर रहा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच जो है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो अप्रोच है जो है वो बनी थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट के जो बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल बढ़ना, ये भी एक रीज़न था आपके गवर्नेंस अप्रोच को जो है उसको पॉपुलर होने के लिए। अब हम बोलेंगे कि बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल, गवर्नमेंट के जो बाहर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये प्रॉपरली सर्विस डिलीवरी जो है वो करवा नहीं पा रहे थे। इन्हीं की फेलियर की वजह से जो है आउटसोर्सिंग स्टार्ट हुई थी। इन्हीं के फेलियर की वजह से आउटसोर्सिंग जो है ये स्टार्ट हुई थी। दिस इज़ वाई ये चारों जो हैं ये पब्लिक गवर्नेंस अप्रोच के इमर्जेंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सो द राइट आंसर इज ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर? इनमें से किन स्टेट्स में आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर क्या हो गया? जिसके पास असेंबली भी है, ठीक है, और जिसके पास आपका काउंसिल भी है।
तो कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें आपको लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलता है? ठीक है, तो देख लेते हैं। क्या बिहार बाई कैमरल है? बिल्कुल है, उसका जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटका में है, बिल्कुल है। गुजरात बाई कैमरल नहीं है। ठीक है, 6 ऐसी स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल कंडीशन में दिखेगा। बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इसके बाद है आपकी तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है, उसके बाद आपकी है महाराष्ट्र, देन आपकी है यूपी। अब आपको मैं अगर पूछूं कि ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले जब बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात आई थी, जब पार्लियामेंट ने ये बात जो है ये सोचा था कि ये जो लेजिस्लेचर्स हैं इनको बाई कैमरल किया जाए, ये क्यों सोचा गया था कि जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर वर्क भी ज़्यादा होगा, तो उस काम को थोड़ा सा लोअर करने के लिए, प्रेशर्स को लोअर करने के लिए उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो आपका जो असेंबली है वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगी, उसको अपने साथ एक और बॉडी चाहिए ताकि जो उसको थोड़ा सा हेल्प कर सके या एटलीस्ट एक चेक एंड बैलेंस जैसा बना रहे उसके ऊपर। उन स्टेट्स में ये जो है ये कंडीशन लगाई गई कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको बाई कैमरलिज्म देखने को मिलेगा या होना चाहिए। बट बाद में धीरे धीरे ये जो बात थी ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसको जैसा कंडीशन पसंद है अपने हिसाब से वो चूज़ कर ले। तो उसके बाद जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि सिर्फ 6 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म आपको देखने को मिलेगा। सो द राइट आंसर इज़ 4, A, B एंड D। ये जो पार्लियामेंट ने ये जो कंडीशन लगाई कि कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकता है रखे, नहीं रख सकता रखे, इसका एबॉलिशन या इसका क्रिएशन जो है ये इसके साथ जो डील करता आर्टिकल वो आपका है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 आप पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना तो उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये पेपर रिपीट नहीं होना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ये रिपीट नहीं होना है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और इसमें पूछे हुए क्वेश्चंस के रिलेटेड आइडियाज़ जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 169 क्या कहता है? इट एक्चुअली गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट और एबॉलिश अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि या तो वो क्रिएट करे जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, या एबॉलिश करे जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, इसके लिए, इस पावर को देने के लिए पार्लियामेंट को उसको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से पार्लियामेंट ये नहीं कर सकता है। जब असेंबली जो है स्टेट असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी तभी पार्लियामेंट को पावर मिलेगी कि वो उस स्टेट के काउंसिल को क्रिएट करें या अबॉलिश करें। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये कैसे पास होना चाहिए? ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। मेजॉरिटी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है, 2 कंडीशंस में आपको मेजॉरिटी की ज़रूरत है। एक, जो असेंबली है उसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट हैं और जो वोट करेंगे उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, कम से कम उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। एक तो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए, 2 टाइप की मेजॉरिटी है यहाँ जो स्टेट को चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए। दूसरी कि जो मेंबर्स हैं जो कि वोट करने वाले हैं, एक तो पहुँचे भी है वहाँ और दूसरा जो वोट भी करेंगे उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग क्या हो गया? यानी कि जो यहाँ वहाँ प्रेजेंट भी हैं और जो वोट भी करेंगे, चाहे वो फेवर में करें चाहे वो अगेंस्ट करें, जो मोशन पास हो रहा है उसके फेवर में करें या उसके अगेंस्ट करें, दोनों ही कंडीशन को हम वोटिंग कहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपको मेजॉरिटी चाहिए, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो फेवर में होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर फेवर में नहीं हुई तो किस तरह की मेजॉरिटी? नो डाउट, जनरली अगर आपको कोई बोले कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मीनिंग क्या है, कि जो मेंबर्स वहाँ पहुँचे हैं, बैठे हैं और जो वोट कर रहे हैं वो लोग फेवर में करें अगेंस्ट करें, उसको हम प्रेजेंट एंड वोटिंग ही कहेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर आपको मेंबरशिप की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको काउंटिंग गिनती में लोग चाहिए, 2/3 होने चाहिए, तो यहाँ पर आपकी कोशिश होगी
रूलिंग पार्टी की कोशिश होगी कि जो उसके अपने मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो फेवर करें, वोट को फेवर करें, मोशन को फेवर करें, ताकि रेजोल्यूशन से पास हो। फिर अल्टीमेटली पार्लियामेंट को पावर मिलेगी कि वो असेंबली काउंसिल को डिसॉल्व या क्रिएट कर सके। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 169। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अब ये ना करें सपोज आप ये पढ़ेंगे बाईकैमरल लेजिस्लेचर दिख गया, ये पढ़ के चले गए, इस बार आपको सपोज गलती होगी, नेक्स्ट टाइम इनका नाम याद करके चले गए, नहीं, रिलेटेड हमेशा याद रखें, रिलेटेड पढ़ें। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 169, इवन 168 भी इससे रिलेटेड है, तो आप वो आराम से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ एल्टन मेयो? एल्टन मेयो के क्रिटिक्स कौन से हैं? रीनहार्ड बेंडिक्स, डैनियल बेल, लॉयड एच फिशर या फ्रिट्स रॉथलिसबर्गर? कौन से क्रिटिक्स हैं आपके एल्टन मेयो के? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, रीनहार्ड बेंडिक्स जो हैं वो बिल्कुल आपके एल्टन मेयो के क्रिटिक हैं। डैनियल बेल तो है ही हैं, सबको पता है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी है। उसके बाद लॉयड एच फिशर ये भी हैं। क्या रॉथलिसबर्गर उनके क्रिटिक हैं? नो, ये तो उनके सबसे बड़े कंपेनियन थे एल्टन मेयो के। जब हॉथॉर्न स्टडीज़ कंडक्ट की थी, हम हमेशा पढ़ते हैं एल्टन मेयो अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस, अलॉन्ग विद हिज को वर्कर्स, अलॉन्ग विद देम दोज, वो जो एल्टन मेयो के जो सपोर्टर्स थे या उनके साथ जो काम कर रहे थे, उनके जो को वर्कर्स थे, उनमें से एक आपके ये रॉथलिसबर्गर और WJ डिक्सन थे। ठीक है, इवन रॉथलिसबर्गर वो थे जिन्होंने हॉथॉर्न स्टडी का सारा काम, ये जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम हुआ था, उसके सारे काम को अपनी एक बुक में कंपाइल किया था। दैट बुक वाज मैनेजमेंट एंड वर्कर एन अकाउंट ऑफ अ रिसर्च प्रोग्राम कंडक्टेड बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉथॉर्न वर्क्स, ये बुक का पूरा नाम था। ठीक है, मैनेजमेंट एंड वर्कर से आप इस बुक को नॉर्मली जानते होंगे, जो 1939 में पब्लिश हुई थी। एल्टन मेयो का सारा काम तो रॉथलिसबर्गर ने ही पेन डाउन किया या ऑथर किया है। ठीक है, अपनी बुक में ऑथर करके सारा काम लिखा है। तो ये तो डेफिनेटली इनके क्रिटिक बिल्कुल नहीं होंगे। तो रॉथलिसबर्गर यानी कि इनका नाम था पूरा फ्रिट्स जूल्स रॉथलिसबर्गर, और इनके साथ डिक्सन थे एक, जिनका नाम था विलियम जॉन डिक्सन। इन दोनों ने 1939 में बुक लिखी थी मैनेजमेंट एंड वर्कर, जिसका पूरा नाम था मैनेजमेंट एंड वर्कर एन अकाउंट ऑफ अ रिसर्च प्रोग्राम कंडक्टेड बाय आपका ये जो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हॉथॉर्न वर्क्स शिकागो। ठीक है, ये पूरा बुक का नाम था। तो आपका राइट आंसर इस तरह से क्या बन जाएगा? क्रिटिक्स पूछे हैं तो क्रिटिक्स से आपके A, B एंड C, दैट इज 3, A, B एंड C, दैट इज A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डेवलपमेंट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, अ टेंडेंसी, अ डायरेक्शन? किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसने दी है? स्टेटमेंट्स के ऊपर कभी ज़्यादा अपना दिमाग जो है वो वेस्ट ना करें, खर्चे ना, आती है तो आती है, एकदम से दिमाग में जो है वो कहीं से आने जाएगी, वो तब टकरा सकती है जब बिल्कुल कंट्रास्ट में हो। ये डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, उस पर सारे जो थिंकर्स हैं वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं। तो अगर ये आपको आती है तो इस पर सोचें, थोड़ा सा सोचें, रिफ्रेश करें अपने ब्रेन को। बट अगर नहीं आती तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाए। हमेशा ध्यान में रखें, स्टेटमेंट्स पे अपना दिमाग ज़्यादा ना खर्चें। क्योंकि अगर तो ऐसा है ना कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है और नीचे एक नाम डेवलपमेंट थिंकर का है, बाकी नाम कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेटर्स का है या सोशल साइंटिस्ट का है सपोज, तो वो आप वहाँ पर गैस भी लगा सकते हैं। यहाँ आप गैस नहीं लगा सकते, आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर एक स्मार्ट गैस करें हमेशा कि बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो वीडनर की होती है। ठीक है, या आपके रिक्स की भी होती है, बट रिक्स से ज़्यादातर डेफिनेशंस वीडनर की पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी गैस को या इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए इसका आंसर भी आपका क्या है? एडवर्ड W वीडनर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनली सिटीजन चार्टर मूवमेंट हैज 6 प्रिंसिपल्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दैम? 6 प्रिंसिपल्स हैं सिटीजन चार्टर के, इनमें से कौन सा नहीं है? चॉइस, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू, बार्गेन। किसी को अगर ये 6 प्रिंसिपल्स नहीं भी आते हैं तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, उससे पहले आपके पास कॉमन सेंस है। सिटीजन चार्टर का कहना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी
एजेंसी क्या कर रही है या क्या करने का सोच रही है, क्या उसका मोडस ऑपरेंडाई है, ये अपनी सिटीजन चार्टर के थ्रू आपको वो बताता है। तो कभी कोई भी कंपनी अगर है सिटीजन चार्टर अपना दे रही है, वो ये कहेगी हम बार्गेनिंग करते हैं, करती भी होगी, बट कभी अपने चार्टर में अपने एक पैम्फलेट जैसा बनाकर मैं ये करता हूँ, अपनी थोड़ा सा जो ब्रैगिंग करते हैं उसमें कभी ये बोलेगा कि मैं बार्गेनिंग करता हूँ। तो एक तो हो गया आपको आता है, मैंने हमेशा कहा आता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपको आता है। नहीं आता है तो कॉमन सेंस लगाएं। चॉइस आपका सिटीजन चार्टर का प्रिंसिपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी भी है, वैल्यू भी है, ठीक है। तो आपका जो नहीं है वो है 4 बार्गेन। अब बाकी के 6 के हैं, चॉइस है तो क्वालिटी भी होगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ भाई एक वर्ड जो है वो चिपक चुका है, और हमारे लिए तो बिल्कुल चिपका है क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं। वो है आपका अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी है तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी, वो भी साथ ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर वैल्यू है तो स्टैंडर्ड की बात भी होगी। तो आपके 6 प्रिंसिपल क्या हैं? चॉइस, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यू, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड। तो आपका जो यहाँ पर जो 6 प्रिंसिपल्स में से नहीं था, अगर तो आता है तब भी आपको आप बार्गेन कर देते, नहीं आता तो कॉमन सेंस लगाएं। कोई भी इंसान अपना ऑब्जेक्टिव ये बताएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं बार्गेनिंग करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ना कॉमन सेंस से भी निकल जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था 2018 में, वहाँ पर मेरे कम से कम 6 क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही ठीक हो गए थे। पेपर भी क्वालिफाई हुआ, और मेरा जो तीनों बार जो पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ है, इसमें सबसे प्यारी बात और एप्रिसिएशन की बात यह है, जो मैं खुद अपने आप को एप्रिसिएशन देती हूँ, कि हर बार मेरा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का परसेंटाइल है वो 99.99999 करके जाता है हमेशा। परसेंटाइल, हाँ, परसेंटेज नहीं समझना, परसेंटाइल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा हमेशा 99 से ऊपर ही रहा। कभी भी अगर इवन जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से चूक गई, तब भी मेरा जो परसेंटाइल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो हमेशा ये रहा। इट इज़ माई कांस्टेंट परसेंटाइल, ये मेरा कांस्टेंट रहा है। रीज़न यही है, ठीक है, रीज़न यही है। छोटी छोटी चीज़ें लगानी होती हैं। थोड़ा सा कंप्यूटर पे होने की वजह से थोड़ा टाइम को ऊपर नीचे हो जाता है। JRF के करीब पहुँचते रह रही हूँ हर बार, बट इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन। बहुत अच्छी बात है, और पढ़ने को मिल रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। बहुत खुशी होती है कि हर बार पढ़ने को मिल रहा है। थोड़ा सा परेशानी आ गई थी जब कोविड हो गया था, उन दिनों जब ये पैंडेमिक आ गया था, पेपर हो नहीं रहा था, वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गिर गया। क्योंकि होता है ना, कभी आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं और एकदम से एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है। आप कहीं ना कहीं आप पढ़ना छोड़ भी देते हैं। लेट मी बी ओपन कि आप पढ़ना भी छोड़ देते हैं। बट फिर भी मैं इतना कहूँगी कि अगर 6 मंथ्स वाला जो ट्रेंड जो रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से एग्ज़ाम होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको हर 6 महीने मिल रहे हैं पढ़ने के लिए। आप ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि हर कोई सिर्फ नेट की तैयारी नहीं कर रहा, बहुत सारे और एग्ज़ाम्स भी हैं। तो आप लोग क्या करें, किसी को अगर 1 महीना मिल रहा है पेपर से, 2 महीने पहले स्टार्ट कर दें, मिनिमम स्टार्ट कर दें। अगर आपको बहुत बहुत कॉमन पॉइंट, बेसिक पॉइंट्स आते हैं तो 2 महीने बहुत हैं। हाँ, अगर स्टार्ट करना है तो एक बार ही आपको 6 से 7 महीने देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे, ताकि आप जो है वो एक बेसिक पॉइंट समझ जाएं कि पेपर में आता क्या क्या है। मोटे मोटे पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे। उसके बाद रिवाइज़ वगैरह करना वो 1-2 महीने, वो तो बहुत होता है, उसके लिए 1-2 महीना बहुत होता है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पता नहीं आपको बाकी लोग क्या सलाह देते हैं, मैं आपको क्या सलाह दे रही हूँ। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, या आप पेपर एक बार दे के 2 बार दे के समझ चुके हैं कि नहीं समझ में आ रहा पेपर में आता क्या है, तो आप प्लीज़ 6 महीने ले लें, 6 मंथ्स आप ले लें। ये कहने की बात होती है, ये कोई आपको बोलेगा, बिल्कुल आपको लोग बोलेंगे कि अरे 6 महीने में तो मैं UPSC का प्री निकाल लूँ। अपना अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना ब्रेन है। किसी को कॉपी ना करें, किसी टॉपर का इंटरव्यू ना सुने प्लीज़। वो अगर कह रहा है अरे मैंने तो 6 महीने में UPSC का प्रीलिम्स भी दे दिया था, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था, नेट भी कर लिया था, PhD का एंट्रेंस भी कर लिया था, प्लीज़। हर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो डिफ़र करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। आप लोग पेपर 1 में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आजकल जो टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐड हुआ है, वहाँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, है ना। एक का दिमाग कैसा है, एक का दिमाग कैसा है, डोंट कॉपी। वो एक सचिन तेंदुलकर की एक उनका एक इंटरव्यू था, वहाँ पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो मुझे बहुत बहुत मुझे घर कर गई थी। वो उनकी स्टेटमेंट कि उनको किसी ने बोला था कि मतलब कुछ लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग इतनी एक्सरसाइज करते हैं, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि करें आप जितनी आपसे होती है उतनी करें, बट ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी।
हमेशा अपनी बॉडी को सुने। तो ऐसा ना करें कि अगर कोई इंसान 10 घंटे की एक्सरसाइज कर रहा है या अगर किसी इंसान का काम आधे घंटे की एक्सरसाइज से ही हो रहा है तो आप उसको कॉपी करना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को देखें, अगर 10 घंटे की एक्सरसाइज करके आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो प्लीज़ ना करें, और अगर आधे घंटे की एक्सरसाइज से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। तो हमेशा अपने हिसाब से देखना होता है, ये मेरी सोच है। आई डोंट नो बाकी चैनल्स, आपको बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो आपको क्या कहते होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, वो आपको क्या कहते होंगे, बट ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। और मुझे ऐसा लगता है इस सोच ने मुझे हर बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 99 से ज़्यादा जो परसेंटाइल है वो अचीव करने में मुझे हेल्प किया है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल बन सकता है अगर आप मेरी बात मानते हैं। तो रेस्ट आपकी चॉइस। अगेन यहाँ पर भी आपको अपने ही बारे में, अपना दिमाग से ही चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कोडिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा इन क्वांटिटेटिव स्टडीज़ इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में आप ये जो डाटा है, चाहे वो क्वांटिटेटिव है चाहे वो क्वालिटेटिव है, उसको किस तरह से पढ़ते हैं, उसके स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। आप कोडेड डाटा को वेरीफाई कब करते हैं, उसे कोड कब करते हैं, कोड बुक को प्री टेस्ट कब करते हैं, और डेवलप कब करते हैं प्री कोड बुक को। बहुत दिमाग से चलें, ठीक है, बहुत दिमाग से चलें। यहाँ पर पुराने किसी घिसे पीटे सीक्वेंस में ना जाएं, जो यहाँ दिए हैं उससे पढ़ें, ठीक है। ये ना बोले कि कहीं पर तो डेवलपमेंट बाद में होती है, कहीं पर तो प्री टेस्टिंग पहले होती है, कहीं पर तो कोडिंग पहले होती है। यहाँ पढ़ें, यहाँ जो 4 पूछे इसमें से पढ़ें, ये कौन सी चीज़ पहले आ सकती है। हमें पता है कन्फ्यूजन क्यों होती है, क्योंकि हमने इस तरह की चीज़ें, सपोज़ हमने कहीं और डाटा किसी और तरह का पढ़ा होगा, वहाँ पे 10-8 जो होंगे सीक्वेंस में चीज़ें होंगी, बट वो ये क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का नहीं होगा, किसी और स्टडी का होगा। तो हमें दिमाग में रहता है वहाँ तो पहला स्टेप वो था। तो कभी दोनों चीज़ों को कंपेयर ना करें, थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल जो मार्जिन है दोनों चीज़ों में वो रहने देना होता है। जो 19-20 का डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा रहने देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड बुक को डेवलप करेंगे, उसके बाद हम कोड बुक की प्री टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम कोड डाटा को कोड करेंगे। वेरीफाई करने का काम तो सीधी सी बात है वो लास्ट में ही आएगा। तो क्योंकि हमारा सबसे पहला काम होगा कोड बुक को डेवलप करना, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ डी है, यहाँ ए है, सबसे पहले यही आंसर बन गया, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 4, DCBA। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर एच लेंटन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पैन ऑफ कंट्रोल दिया है, नॉलेज वर्कर दिया है, मोराल दिया है, डेलीगेशन दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगेन मैं वही बात कहूँगी, शायद किसी ने इनके बारे में पढ़ा हो, मैंने तो नहीं पढ़ा था। जब मुझे ये पेपर आया था मैंने तो नहीं, तब मुझे इनके बारे में नहीं पता था, बट इतना तो पता था कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किसी क्लासिकल थिंकर का कॉन्सेप्ट होगा, डेलीगेशन भी किसी क्लासिकल थिंकर का कॉन्सेप्ट होगा, नॉलेज वर्कर जो है ये हम हमेशा पढ़ते हैं, नॉलेज वर्कर ये पीटर ड्रकर का कॉन्सेप्ट है। एक बार चेक कर लेना, बट मेरी नॉलेज से मुझे जो याद आ रहा है नॉलेज वर्कर पीटर ड्रकर का ही कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। फिर भी एक बार चेक कर लेना, वही बात रिपीट में बार बार मैं बोलती रहती हूँ लूप में। आप भी स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, कुछ मुझे एक्स्ट्रा नहीं आता आप लोगों से। तो ये जो अलेक्जेंडर एच लेंटन का कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था वो था मोराल। यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी बात निकाल सकते थे, ठीक है, मैंने कॉमन सेंस से ही निकाला था और आंसर मेरा बिल्कुल ठीक था। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेजेस ऑफ बजट प्रिपरेशन एंड कंसोलिडेशन इन इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग। आपको बजट का प्रिपरेशन और कंसोलिडेशन का जो स्टेप्स हैं उसको आपको ऑर्डर में लगाना जो बजट में फॉलो होते हैं। प्रिपरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स बाय द डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स, scrutiny of estimates by the departmental controlling officers, scrutiny and consolidation by the Ministry of Finance, scrutiny of the revised estimates by the Accountant General and Administrative Department and approval of the by the Cabinet। यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आराम से आपका आंसर बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, सबसे पहले जब बजट की प्रिपरेशन की जो बात होती है या उसकी कंसोलिडेशन की, तो सबसे पहले डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स आके काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये ए आएगा, यहाँ से ए आएगा। उसके बाद जो है आपके वो ये जो डिपार्टमेंट के कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, इसके बाद ये अपनी स्क्रूटिनी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ट्विस्टिंग पॉइंट है ए बी दोनों में आ गया, यहाँ भी आ गया, 1 ऑप्शन में भी आ गया, 2 ऑप्शन में भी आ गया। ट्विस्टिंग पॉइंट है
पहले स्क्रूटिनी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को देंगे या अकाउंटेंट जनरल को देंगे? कॉमन सेंस ज़रा लगाएं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आप जो है वो फिल्टर्ड वर्क देंगे, उसको फिल्टर्ड वर्क देंगे, या उसको पहले बोलेंगे कि मतलब आप जो है वो अनफिल्टर्ड जो मतलब जो अनक्लीन काम है उसको आप पहले देखें, उसको कंसोलिडेट करें। सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आप ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, तो उसके बाद आप जाएंगे अकाउंटेंट जनरल के पास, दैट इज़ डी। ये है ट्विस्ट, ठीक है, ये है ट्विस्ट, ध्यान रखें, ऐसे निकालना होता है पेपर। उसके बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, सी, और आप जाके बात आएगी कैबिनेट के अप्रूवल की। ई तो सबको पता है, ई तो सबको पता था, इतना ज़्यादा पता था कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर सेटर ने हर जगह ई रखा था। इतना तो सबको पता था कि अप्रूवल किसी चीज़ का बाद में होता है, ये होता है बिल्कुल जनरल बात। भाई अप्रूवल कब होगा? एंड में होगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये तो हर जगह वहीं पर होगा, हर जगह यही बात होगी कि किसी चीज़ का अप्रूवल पैसेजेस बाद में ही होंगे। बट यहाँ पर ट्विस्ट पॉइंट था आपका डी और सी कि क्या पहले अकाउंटेंट जनरल के पास भेजेंगे किसी चीज़ को या मिनिस्ट्री फाइनेंस के पास भेजेंगे? छोटा सा कॉमन सेंस लगा देते तो आपका आंसर जो है हर किसी का ठीक हो जाता या हो जाएगा फ्यूचर में, कि आप अकाउंटेंट जनरल को पहले काम देंगे, फिर जो फिल्टर्ड वर्क होता है उसको बाद में स्क्रूटिनाइज करेगा या कंसल्टेट करेगा फाइनेंस मिनिस्टर। वो क्योंकि उसका काम है देखना कि जो मेरे पास फिल्टर्ड वर्क आया है, होकर आया है, वो सिर्फ फिल्टर्ड है या कहने को फ़िल्टर है, एक्चुअल फ़िल्टर है या कहने को फ़िल्टर है। तो वो बाद में जो है वो एक नज़र डालेगा कि जो काम पेपर वर्क जिसको हम कहेंगे एंड में, जो बड़ा मिनिस्टर या बड़ा ऑफिसर जो देखता है, ये कुछ इस तरह का ही काम है। तो डी पहले, सी बाद में, ई सबसे एंड में। सो द राइट आंसर इज टू। आप लोग सोच रहे होंगे कितना ज़्यादा बोलती है ये। एक्चुअली क्या होता है, बोलने का टाइम अभी होता है। थोड़ा सा अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए ना यहीं पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से किसी का भी पेपर जो है वो ख़राब कभी नहीं हो सकता, कभी भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे जो है वो बिगड़ नहीं सकते। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर लॉन्चिंग इन इंडिया। नीचे आपको कुछ प्रोग्राम्स दिए हैं, उनको आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूएबल मिशन, डेट इज़ आपका JNNURM या जनूरम कहो। स्मार्ट सिटीज़ मिशन SCM, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसको आपको ऑर्डर में लगाना है। अगेन यहाँ पर भी एक ही अगर आपको पता चल जाए या दो आप कह ले एक्सट्रीम एंड्स पे, तब भी आपका आंसर बन जाता है बहुत आराम से। ठीक है, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूएबल मिशन है, ये 3 दिसंबर 2005 का था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। स्मार्ट सिटीज़ जो है आपका 2015 का है, अगेन सेम मिनिस्ट्री। उसके बाद आपका स्वच्छ भारत मिशन जो है 2014 का है। जब ग्रामीण एरियाज़ में हो रहा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर है। जब अर्बन एरियाज़ में हो रहा है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। उसके बाद आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, ये 2013 का है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड पॉवर्टी एलिवेशन डिपार्टमेंट के अंडर या मिनिस्ट्री के अंडर, सॉरी, ठीक है। ये जो आपका NULM है ना, आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसने आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को यानी कि SJSRY को रिप्लेस किया था, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, जनूरम 2005। उसके बाद आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब का है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन कब का है आपका 2015 का। उसके बाद आपका है स्वच्छ भारत, ये 2014 का है। और आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आपका 2013 का है, यही है ना, 1 सेकेंड, यस, ठीक है। तो इस तरह से आपका, अगर आप यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर दो प्रोग्राम्स आपको पता होते हैं जो कि एक्सट्रीम एंड्स पे हैं, तब भी आपका आंसर बन जाना था। यानी कि सबसे पहले आपका जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूएबल मिशन ही होगा, ए सबसे पुराना यही है। नाम सबसे पहले आप कौन सा पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से देखें, बहुत इजी बात है ये। और उसके बाद आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो है सबसे लेट था, ये अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। अभी भी इसके मतलब जो टाइम लिमिट्स है वो बढ़ाते रहते हैं, ठीक है।
ए यहाँ है, बी यहाँ है, सीधा इसका आंसर हो जाना था 4। ऐसे भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। एक साइड पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन दी है, दूसरे साइड पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन के हेड दिए हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। हेड्स हैं आपके डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। आराम से इसको बनाएं। ओके, तो देख लेते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड करते हैं, चीफ सेक्रेटरी। रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड करते हैं, रीजनल, डिविजनल कमिश्नर। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड करेंगे, आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो द राइट आंसर इज 2, है ना। यहाँ पे आपका सीधे से बन रहा था आंसर। अगर आपको सीधे पता होता स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कौन हेड करता है, चीफ सेक्रेटरी, तो ए का 3 यहीं से पहले से ही आपका आंसर बन जाता। ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सो द राइट आंसर इज 2। सीधे देखें आप, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी, सीधे ए का 3 पहले से निकल जाता, टाइम भी बच जाना था और आपका आंसर भी बिल्कुल सही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिज्म्स डेवलप्ड बाय टेलर टू ऑपरेट हिज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ऑपरेशन में लाने के लिए F.W. टेलर ने कुछ मैकेनिज्म्स दिए थे। उनमें से जो नीचे दिए उनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है। टाइम स्टडी है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स है, यूनिफॉर्मिटी इन रेट सिस्टम है, मॉडर्न कॉस्टिंग मेथड्स हैं। कौन सा वाला मेथड जो है F.W. टेलर लगाते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। ओके, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं या टेक्निक्स हैं जो F.W. टेलर लगाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को ऑपरेशन में लाने के लिए। टाइम स्टडी टेक्निक है उनकी, बिल्कुल है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, ये भी है। मॉडर्न कॉस्टिंग मेथड्स की बात वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या रेट सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी की बात की है, यूनिफॉर्म रेट सिस्टम होने चाहिए, ये F.W. टेलर ने कहा है, बिल्कुल नहीं कहा है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड D, दैट इज 2। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रेट सिस्टम होनी चाहिए, ये बात F.W. टेलर नहीं कही है। कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर ये बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 से आपको लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ इवेंट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में ईयर्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, पिट्स इंडिया एक्ट, डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इन मद्रास। 1687, 1859, 1784, 1919। एक सिंपल से आइटम को अगर आप मैच कर लें, सबसे इजी है ऊपर से, आपका आंसर इसमें बन जाता। इवन एक नहीं, 2 हैं, यस 2 हैं, है भी सिंपल और आराम से आपका आंसर बन जाता। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम किसके अंडर आया है, 1 मिनट। पोर्टफोलियो सिस्टम आपका आया है 1859 के अंडर। पिट्स इंडिया एक्ट आया है आपका 1784 के अंडर। डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो हैं ये किससे पास हुआ था, 1919 से। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इन मद्रास ये हुआ था 1687 से। यहाँ पर 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इजी भी थे और इससे आपका आंसर बन भी जाता। ये सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट को अलग करो, किसने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कहा था। ठीक है, ये आपका 4 आ गया। ठीक है, सी का 4 सीधे आंसर, सीधे आंसर आपके सामने। एक तो इजी, ऊपर से एक ही बार रिपीट हुआ है। दूसरा एक और पॉइंट, कॉरपोरेशन जो मद्रास में जिसकी इस्टेब्लिशमेंट जिसने करवाई थी 1687 में हुई थी। ठीक है, अगेन आपके सामने डी का 1 सीधे। बताएं इससे ज़्यादा इजी मैच। सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स लिंक द सिविल सोसाइटी टू डेमोक्रेसी। अगेन आता है ये क्वेश्चन तो आता है, अगर नहीं आता है तो इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। किसने सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी से लिंक किया था। ये क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं, हो सकता है जिसने पढ़ा हो वो भी भूल जाए बट आपका कॉमन सेंस लग जाए। बट नॉर्मली ये क्वेश्चन जिसने पढ़े होंगे डायरेक्ट उसी का जो है ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सही हो पाते हैं। कैरोलिन इलियट है,
एलेक्सिस डी टोक्योविल है, जीन कोहेन है, लैरी डायमंड है। इस तरह के क्वेश्चन में वही है, पढ़ा होगा तो निकलेगा, बाकी किस्मत की बात होती है। ठीक है, इसका आंसर बिना टाइम वेस्ट किए क्या है? 2, एलेक्सिस डी टोक्योविल 2। क्वेश्चन नंबर 15, रीजन एंड असर्शन है। असर्शन में कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़ आर मेड बाय पॉलिटिशियंस एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो है वो पॉलिटिशियंस बनाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो, एक तो मैंने आपको बता दिया, ये दोनों तो आपके मैंने डिलीट कर दिए, जो मैंने बोला उससे आपके ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। अब बचा है ए एंड बी। बताएं कि ये दोनों जो हैं ये लिंक होते हैं क्या? जो ये बात बोल रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉलिटिशियन बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटर करता है, और रीज़न दे रहे हैं कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं ये तब ज़्यादा परफॉर्म अच्छे से करते हैं जब आपने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डिसेंट्रलाइज किया है। क्या ये दोनों चीज़ें बिकॉज लगाकर आंसर बना रही हैं? आप बिकॉज पुट करें कि पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिशियंस बनाते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी। क्या ये रीज़न इसका दे रहा है? क्या करेक्टली इसको जो असर्शन है इसको ये एक्सप्लेन कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। दो द टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बट आर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द राइट आंसर इज 2। इसका राइट आंसर या रीज़न वो होता कि पब्लिक पॉलिसीज़ आर मेड बाय पॉलिटिशियंस एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जब रीज़न होता बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर इन लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट। सपोज अगर ये होता कि रीज़न में दिया होता देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर इन पार्लियामेंट, वो रीज़न होता। ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनाना होता है। बीच में आप देखिए इसका वो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, इस बात को जस्टिफिकेशन देखनी है कि वो जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं। ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, बिल्कुल हैं, बट पॉलिटिशियन का पॉलिसी बनाना और इम्प्लीमेंटर का लगाना, इसका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को डिसेंट्रलाइज करो, अथॉरिटी को लोअर डाउन करो, इससे इसका लेना देना नहीं है। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट तो हैं, बट ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the final court of appeal in UK for civil services, for civil cases and for criminal cases from England, Wales and North Ireland? Again हमारे ही तरह यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जैसे हमारा सिस्टम है बिल्कुल हमारे ही तरह यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट होता है। ओके, यहाँ पर भी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। बट क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ओके, ये मैंने बता दिया, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यूके में सुप्रीम कोर्ट ही है। बट यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंग्लैंड का, वेल्स का और नॉर्थ आयरलैंड का, आपको पता ना यूके इन सारी जगहों से मिलकर बना है, इन सारी जगहों के केसेस जो हैं, चाहे वो सिविल केसेस हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, उसकी फाइनल अथॉरिटी जो है कोर्ट की जो, या उसका जो जुडिशरी सिस्टम जो है, क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके है? ये क्वेश्चन था। बिल्कुल, आप अगर यूके का फाइनल कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है तो इंग्लैंड का, वेल्स का और नॉर्थ आयरलैंड का भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ही है। सो द राइट आंसर इज 2। ठीक है, यूके में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादातर जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी होल्ड यूके के हाथ में है, खुद यूके ने अपने पास ही रखी हुई है। ठीक है, एक एक उसके जो टेरिटरी है उसको नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा लाइक यूके, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्थ आयरलैंड का भी जो जुडिशरी है, उसका जो मेन हेड है या सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूके ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस? प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो हैं इसका मेरिट कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या ये इकोनॉमिकल है और क्या ये एक इनइलास्टिक टैक्स है? ध्यान से देखें, मेरिट नहीं है। पहले तो मेरिट देखना, फीचर नहीं पूछे हैं, मेरिट पूछा है, इसमें से कौन सा मेरिट नहीं है। ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है कि कोई चीज़ या कोई आइटम कभी किसी चीज़ का फीचर हो सकती है, ठीक है, बट वो उसका मेरिट हो वो ज़रूरी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में ये बातें हमेशा याद रखें। जैसे कई बार सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के मेरिट्स पूछे होते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शंस में फीचर्स होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं फीचर तो ये भी है, बट मेरिट नहीं है, ध्यान में रखें। ओके,
सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स होता क्या है। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या कहना है? प्रोग्रेसिव टैक्स का कहना है कि जितना टैक्स, एक मिनट, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस का कहना है कि जितना इनकम है आपका, जितना ज़्यादा इनकम है उतना ही आपको बराबर आपको टैक्स देना है। ठीक है, जितना आपका इनकम है उतना ही आपको टैक्स देना है। जिसका इनकम ज़्यादा होगा उसको बराबर ही टैक्स देना है। इसे हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहेंगे। इसका उल्टा होता है रिग्रेसिव टैक्स। क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स। उसका मानना है, उसके अंडर क्या होगा कि जिनके जो लो इनकम ग्रुप के लोग होंगे उनको ज़्यादा टैक्स देना है। रिग्रेसिव टैक्स क्या कहता है कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना है। तीसरा हमारा हो जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या हो जाता है? प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स कहता है कि जितनी इनकम है उसके बराबर आपको इनकम देना है। ठीक है, टैक्स देना है। प्रोग्रेसिव कहता है इनकम ज़्यादा है तो टैक्स भी ज़्यादा देना है। रिग्रेसिव कहता है इनकम कम है पर टैक्स ज़्यादा देना है। प्रोपोर्शनल कहता है कि इनकम जितनी है उतना ही टैक्स भी देना है। ठीक है, इनकम आपकी कितनी भी है, टैक्स लेकिन बराबर देना है। ओके, जैसे कि आपका जीएसटी होता है। ठीक है, ठीक है, ये है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आ गया इतना? अब इन्होंने पूछा है कि मैरिट कौन सा नहीं है, फीचर नहीं, मैरिट। क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी करवाएगा? बिल्कुल करवाएगा, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा टैक्स है वही ज़्यादा टैक्स देंगे, वही ज़्यादा इनकम देंगे। जिनके पास ज़्यादा इनकम है वही ज़्यादा टैक्स देंगे। ठीक है, तो जो इस तरह से जो आपके लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उन पर थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा, इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा रहा है ये इनकम की। इकोनॉमिकल है, बिल्कुल इकोनॉमिकल भी है। क्या ये एक इनइलास्टिक टैक्स है? इनइलास्टिक टैक्स ये है। इनइलास्टिसिटी होना किसी चीज़ की, क्या उसका मेरिट हो सकती है? नहीं। सो द राइट आंसर इज 4। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या है? तीनों टैक्सेस मैंने थोड़ा सा जंबल कर दिया होगा बोलने में, मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये आपका टैक्स का परसेंटेज चल रहा है, ये आपका इनकम का चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है जितनी इनकम उतना टैक्स। ठीक है, जितनी इनकम उतना टैक्स, ये आपका कहता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, अब मैं बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोलूँगी। फिर आपका दूसरा आ जाता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स वो कहता है लो इनकम वालों को ज़्यादा टैक्स देना है। ठीक है, ये स्वीडन में ही हो सकता है, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह में। ये भाई हमारे जैसी स्टेट कंट्री का पॉसिबिलिटी नहीं है कि लो इनकम वाले ज़्यादा टैक्स दें, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारा जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या ये बीच में से जाएगा? ठीक है, बिल्कुल कट करेगा, एक मिनट फिर से बनाती हूँ। ओके, तीसरा आपका आ जाता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम कितनी भी है, किसी भी ग्रुप में हो, गरीब हो अमीर हो, टैक्स देना पड़ेगा। इसकी एग्जांपल आपकी जीएसटी, याद है 2024 के पेपर में मैंने जीएसटी को बोला था वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। रिलेट करते जाएं और देखें आप फिर कैसे आपका पेपर जो है क्या क्वालिफाई होता है और किस तरह से क्वालिफाई होता है, ये चीज़ देखें, रिलेट करते जाएं। ठीक है, मैंने वो एक पेपर पढ़ लिया हो गया नहीं, रिलेट करें, याद करें। उधर प्रोपोर्शनल टैक्स पढ़ा था, जीएसटी प्रोपोर्शनल टैक्स है, यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स आ गया। हो सकता है किसी और पेपर में आपको प्रोग्रेसिव टैक्स की कोई एग्जांपल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। आराम से करें क्योंकि हो सकता है पब में ये क्वेश्चन रिपीट होना हो, बट आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। पेपर 1 में कई बारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सा है, नंबर लगा दो या अरेंज कर दो, ये उधर आता ही आता है। तो नुकसान नहीं होगा अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दिस इज़ वाई इसकी मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। ठीक है, ये आपका जो पहला ऑप्शन दे रहे हैं ये वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर। उसके बाद आपका दे रहे हैं ये हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग, ये जो वेलबींग वाला है। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी की एंडिंग की बात कर रहे हैं और जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। ये आपका बिल्कुल कोई वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी अगर आप इस पर थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा खर्चेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ नहीं तो पेपर 1 में आ जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये आपके कितने हैं? 17 आपके इसमें गोल्स हैं और 169 आपके टारगेट्स हैं। ओके, 169 आपके
टारगेट्स हैं। तो गोल नंबर 1 है आपका नो पॉवर्टी, देन ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 था आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action। बहुत इंपॉर्टेंट 13 तो आपको टिप्स पे होना चाहिए आज, क्लाइमेट एक्शन 13, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड 15 आपका कहता है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, यहाँ नहीं तो पेपर 1 में आ जाएगा। ओके, यहाँ नहीं आया, सपोज नेक्स्ट टाइम नहीं आया हमें, बट पेपर 1 में आ जाएगा। इस बार ही नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता या कोई टॉपिक रिपीट नहीं होता तो कभी ये ना सोचें कि अब उस टॉपिक को पढ़ेंगे ही नहीं, इस बार तो आया नहीं था। कहने की बात होती है, एक बार ऐसा हो जाए तो ज़रूरी नहीं है। सपोज़ जैसे ये जो जून वाला पेपर हमारा कैंसिल हुआ था और अगस्त में हुआ, जून वाला पेपर मैं समझती हूँ कि ईजी था। अगस्त वाले पेपर में इतना सारा हुज हू पूछा था और हर जगह पे क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज चीज़ों को लगाए। क्रोनोलॉजिकल का पता लगा सकते हैं जब आपको उसकी डेट पता होगी, तो कौन सी चीज़ कब बनी है, इस तरह के। एंड हुज हू आया था, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका ये कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो डोंट थिंक कि अगर आपको इस बारी हुज हू आ गया या ज़्यादा डेट्स आ गई तो नेक्स्ट टाइम आप एक ही काम करेंगे कि सिर्फ डेट्स एंड हुज हू पढ़ के चले जाएंगे। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, प्लस इस बार जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हल्का सा उसका कोई डायरेक्टर देख लें, हल्का सा देख लें कि इस समय उस मिनिस्ट्री को कौन होल्ड कर रहा है। ऐसे करना होता है, चीज़ों को ऐड करना होता है। वो जैसे होता है यूपीएससी के पेपर में, मैं हमेशा सुनती हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह बताते हैं कि अरे इस बार फ़िलॉसफी में बहुत मार्क्स दिए गए हैं तो चलो हम फ़िलॉसफी रखते हैं। तो हिस्ट्री का बच्चा नेक्स्ट टाइम फ़िलॉसफी रख लेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने बोला कि इस बार हिस्ट्री में बहुत मार्क्स दिए गए हैं, तो वो क्या करेगा, फ़िलॉसफी रख लेगा, हिस्ट्री छोड़ के फ़िलॉसफी रख लेगा। तो ये मेरे हिसाब से बेवकूफ़ होने की सबसे बड़ी निशानी है। तो जिसने फ़िलॉसफी में मार्क्स लिए हैं ना, जिस ग्रुप की वजह से फ़िलॉसफी को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, वो टीचर कोई मेहरबान नहीं हो गया या कोई आप पर कुछ ज़्यादा दया नहीं कर रहा है, वो ग्रुप ही कोई ऐसा है, उसने इस तरह से फ़िलॉसफी को टच दिया है इस बार कि बाकी किसी सब्जेक्ट के उसके बराबर मार्क्स बन ही नहीं पा रहे हैं। तो पॉइंट या बात टीचर में या पेपर में नहीं होती है, बात स्टूडेंट में होती है, अपने में बात बनानी होती है। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करवाने के लिए मैं कुछ वीडियोस मुझे रेकमेंड हुई कल परसों ही, जब मैं इसको पढ़ रही थी, तो वो कुछ स्टोरीज़ के थ्रू भी पढ़ाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये था, एक बच्चा था, वो भूखा था, गरीब था, ऐसा करके। अगर आपको उस वे में, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, अगर आपको उस वे में याद होता है बड़ी अच्छी बात है। हर किसी, वही बात, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर आपको वैसे याद होता है, मोटिव याद करना है। बट मैं थोड़ा सा चेंज करके लाई हूँ, क्योंकि जिस तरह से डेफिनेटली जिस तरह से मैं खुद पढ़ूँगी, मैं आपको भी वही आपको, जिसको हम कहेंगे, रास्ता दिखाऊंगी। तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं आपको इसको थोड़ा सा हायर लेवल पे बताऊंगी कि ये जो हमारा पहला और चौथा, पहले से लेकर चौथा जो हमारे जो गोल्स हैं, यानी कि 1 to 4, वो हमारे सोशल इक्विटी की बात करते हैं। गोल नंबर 5 और 10 जो है ये इक्वालिटी की बात करता है। गोल नंबर 6, 14 और 15 ये एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है। पढ़ेंगे जब तो इसको, इस चार्ट को सामने रखना। 7 और 13 हमारे कार्बन की रिडक्शन की बात करता है। 8 और 9 हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की बात करता है, जिसको हम कॉमर्स की भाषा में इकोनॉमिक एडिड वैल्यू कहते हैं, या मैनेजमेंट कह लो, कॉमर्स कह लो। उसके बाद 11 और 12 जो गोल है ये हमारे एफिशिएंट रिसोर्सेज की और डीकपलिंग की बात करता है। उसके बाद 16 और 17 गुड गवर्नेंस एंड पार्टनरशिप्स की बात करता है। आप पर आप स्टोरी की फॉर्म में याद करना चाहें वैसे करें, ऐसे करना चाहें ऐसे करें, जैसे आपको याद होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई प्रेशर, कोई कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा, सबसे पहले हमारी पॉवर्टी को एंड करो, यानी कि सी। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, वेलबींग, है ना, प्रमोट वेलबींग, हमारा आ जाएगा बी। लो, आंसर ये बन गया आपका सी, बी, सीधे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी की बात करनी है, डी एंड ए। इतना तो पता आपको, ये पॉवर्टी, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी ये पहले 5-6 में ही आ जाते हैं। एजुकेशन ये पहले 5 में ही आ जाते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ये चीज़ें बड़ी एंड में, वाटर की करो या लैंड की करो, किसी की करो, ये बहुत बात की बातें हैं। अगर आप इस तरह से भी करते तो ए सबसे एंड में है। ठीक है। सी तो चलो, किसी को अगर पहला ही याद है, पॉवर्टी एंडिंग की बात है, सी ये है, ए ये है, सीधे आंसर बन जाता है। सो द राइट आंसर इज
3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये सोशल ऑडिट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। 1 सेकेंड। ओके, सोशल ऑडिट के प्रिंसिपल्स हैं मल्टी पर्सपेक्टिव, पार्टिसिपेटरी, मल्टी डायरेक्शनल, वेरिफिकेशन। एक्सप्लेनेशन है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल ऑडिट। The individual's voices influenced by the audit entity must be heard and reflected. All participants report on multiple areas of the social audit. It makes an unbiased verification of accounts of social organization. ठीक है, इसको करें, आप मैच करें। टेक योर टाइम। ओके, मल्टी पर्सपेक्टिव के साथ क्या जाएगा? मल्टी पर्सपेक्टिव होने का मतलब है कि इंडिविजुअल की जो वॉइस है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑडिट एंटिटी। ओके, मस्ट बी हैड एंड रिफ्लेक्टेड। मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ए का जाएगा 2। पार्टिसिपेटरी का मतलब हुआ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल ऑडिट। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी, सीधे बी का 2। ठीक है, इसका जब मैंने बनाया था मैंने सीधे ऐसे बनाया था बी का 2। पार्टिसिपेटरी इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो है बेसिक प्रिंसिपल है वो ऑडिट का। एक तो आपकी नॉलेज भी ये चीज़ कहती है, दूसरा पार्टिसिपेशन। अगर आपको नहीं पढ़ा, सपोज आपने सोशल ऑडिट नहीं पढ़ा बट ये पढ़े, सोशल ऑडिट बहुत बार पेपर में आ जाता है, काम आता है, बट जब आता है तो इसी तरह से आता है, हैवी क्वेश्चन के साथ आता है। कौन से इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन करवाता है, सोशल ऑडिटिंग एजेंसी कौन कौन सी हैं, गवर्नमेंट के साथ भी मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें, किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन निकाली जाती हैं। बड़े हैवी क्वेश्चन आते हैं सोशल ऑडिट पे। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये एम लक्ष्मीकांत पे नहीं है, ये आप मोहित भट्टाचार्य की बुक में देखें, सोशल ऑडिटिंग वहाँ पे अच्छे से समझाया। नहीं मिलता तो गूगल है, आराम से सर्च करें किसी क्वालिफाइड बुक्स ये चैनल से, अच्छे चैनल से, और किसी अच्छे सोर्स से आप पढ़ें। कोशिश करें किसी चीज़ को बुक से पढ़ने की आदत डालें। ठीक है, मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे फ़ायदा भी हुआ है, बुक से पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका मल्टी डायरेक्शनल होने का मतलब क्या है? ऑल पार्टिसिपेंट रिपोर्ट ऑन मल्टीपल एरिया ऑफ द सोशल ऑडिट, सी का 3। उसके बाद वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन आपका आ जाएगा इट मेक्स एन अनबायस्ड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बेशक पढ़ने में इजी नहीं था, हो सकता है पढ़ा भी ना हो, बट मैच के हिसाब से बहुत इजी था। तो मैंने जो अब इसको बनाया था तो मैंने सीधे बनाया था आपका बी का 1। इस तरह से मेरा आंसर जो है क्रिएट हो गया था। फिर क्रॉस चेक हो गया कि आपका डी का यहाँ 4 आ रहा है, वेरिफिकेशन के साथ ये है, उसके बाद सी का 3 भी आ रहा है, इस तरह से वेरीफाई हो गया था मेरा आंसर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, who advocated constitutional morality as the basis of governance? अगेन बहुत इजी बात, क्लिक एबल पॉइंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही है, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं। ओके, ये वही है, मैं वही टीचर हूँ। वो जो नहीं होते जब MCQ पेपर हो रहा होता है तो वो टीचर कई बार फिंगर रख देता है आंसर पे, स्टूडेंट की बुकलेट के ऊपर आंसर रख देता है कि ये आंसर है, तो मेरा वैसा ही है। साइलेंटली मैं बता चुकी हूँ उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो देखिए गलत तो होना है। ठीक है, किसी को ये क्वेश्चन नहीं पता, मैं उनकी बात करें जिनको नहीं आता है, गलत तो होना तय हो गया है। तो गैस करना है तो क्यों ना ऐसा गैस किया जाए, कहते हैं ना कि अपने पे फ़ख्र हो कि यार क्या गैस किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात अगर आप BR अम्बेडकर कर दें, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी ठीक है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका तो बहुत ही अच्छा काम हो गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गवर्नेंस का बेसिस है, ये बात BR अम्बेडकर ने कही है। ठीक है, देखिए मैं लॉजिक्स पे भी बिलीव मैं मैजिक्स पे भी बिलीव करती हूँ, बट मैं लॉजिक्स में बहुत बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो आप ये इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो वही कहेंगे ऐसा करके ना, बट बहुत खुशी होती है अगर आपने पढ़ा हो तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत टर्म ऑफ 5 ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम। अब हम हमेशा कहते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के अंडर आपको ये जो एक पंच होता है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये 5 साल स्टार्ट कब होते हैं? बहुत ही
चैलेंजिंग और बहुत ही, मैं इस क्वेश्चन को मतलब आई वांट टू टैप ऑन द शोल्डर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं प्रोफेसर या पेपर सेटर नहीं कह सकती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं शाबाशी देना चाहती थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमें। देखें हमारे लिए अभी तक एक सवाल होता था कि पंचायती राज टर्म कितने टाइम तक का है, उसका टर्म कब तक का है। तो हम लोगों के लिए ये भी एक क्वेश्चन होता था। होता ना जब पेपर सामने आता, 5 ही है ना, उधर लिखा होगा 5 4 3 2, तो इंसान 5 ही था ना, 5 ही था ना, याद करता है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स स्टार्ट कब से होते हैं। वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। आपकी इससे कितनी प्रिपरेशन हो जाएगी ये सोचें। क्या जो पहली मीटिंग होगी, जैसी इलेक्शन होने के बाद जो पहली मीटिंग होगी, जब असेंबली बैठेगी वहाँ पर, वो डेट, जब इलेक्शन हुए हैं वो वाली डेट, जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं वो वाली डेट, या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं है। ठीक है, बहुत ही क्यूरियोसिटी से मैं बताना चाहूँगी कि जब पहली मीटिंग होती है, जब ये पंच लोग जब बैठेंगे, जब इनकी पहली मीटिंग होगी, उसी डेट से आपका टर्म स्टार्ट हो जाता है। बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये शायद पेपर में आपसे गलत हो जाए, आपको थोड़ा सा लॉस फील हो, बट इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ये आपको ऐसे ढूंढने का भी मन नहीं करेगा। द राइट आंसर इज़ 1। बट यहाँ देखिए आपको मिला, अब एक ब्रेन में बात बैठ गई। 5 साल तो हैं, अब आपको नई बात क्या पढ़ने को मिल गई कि जब पहली मीटिंग होती है उसकी डेट, जब वो उस दिन जो वही जो डेट है जिस दिन पहली मीटिंग होती है, वही हमारा आपका स्टार्ट ऑफ 5 ईयर्स है। वहीं से आपका पहला 5 साल का जो टर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। ब्रिलियंट क्वेश्चन। 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म्स में कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, इंसुलेटेड पर्सनैलिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सर्विस मोटिव। पीछे मैं बहुत टाइम ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं क्विकली आंसर बताऊंगी। क्या है इसका आंसर? क्या ये स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर जो है वो पास हुआ था या बनता है? बिल्कुल। ओके, पार्लियामेंट्री एक्ट से ये जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। स्टैट्यूट्स का मतलब ही क्या है? पार्लियामेंट्री एक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री एक्ट्स को ही स्टैट्यूट्स कहते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर सर्विस मोटिव की बात होती है? बिल्कुल। ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं, ये सिटीजन्स की नीड को जो है वो उसके हिसाब से काम करता है कि जो सिटीजन की नीड्स है उसके अकॉर्डिंगली ये काम करता है, यानी कि इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स। तो ये सर्विस मोटिव भी इसके अंडर आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी जो है बिल्कुल यहाँ पर होगी क्योंकि ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं ना, ये हैवीली नेटवर्क्ड होती हैं। क्या होती हैं? 1 सेकेंड। ये हैवीली नेटवर्क्ड होती हैं, यानी कि सपोज अगर एक कॉर्पोरेशन का एक ऑफिसर है, वो नेक्स्ट टाइम दूसरे कॉर्पोरेशन के बोर्ड का डायरेक्टर भी बन सकता है। ठीक है, एक ऑफिसर दूसरे कॉर्पोरेशन के बोर्ड का डायरेक्टर भी बन सकता है, और यहाँ का जो बोर्ड का डायरेक्टर है वो यहाँ का ऑफिसर बन सकता है। तो ये हाईली नेटवर्क्ड होता है। यहाँ पर अथॉरिटी की सेंट्रलाइजेशन होती है। बात को समझे, बहुत सारे लोग आपको ये बता देंगे बट ये मीनिंग नहीं बताएंगे सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी है क्या, कि एक जगह का ऑफिसर दूसरी जगह यानी कि दूसरी बोर्ड का डायरेक्टर बन सकता है। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर आपको एक नेटवर्क, ये जो है यहाँ पर आपको एक एंटिटी, ये जो है कॉर्पोरेशन आपको दिखेगी कि एक नेटवर्क एंटिटी है ये। ठीक है, यानी कि एक जगह पे जो मेंबरशिप है वो दूसरी जगह की मेंबरशिप में कन्वर्ट हो सकती है और क्रॉस चेक एक दूसरे को करती है। चेक्स एंड बैलेंसेस जैसा सिस्टम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये इंसुलेटेड पर्सनैलिटी जो है ये ऑप्शन सही है? यहाँ पर यही ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है ये जो यहाँ पर जो वर्क्स दिए हुए हैं उनके ऑथर्स के साथ। ठीक है, इनमें से एक है जो है वो रॉन्गली मैच्ड है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक हर्बर्ट साइमन की है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे एडवर्ड वीडनर का काम है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फेरल हैडी का काम है, कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव फेरल हैडी। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर जॉन डी मॉन्टगोमेरी का काम है या नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हर्बर्ट साइमन ने ये बुक लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पर एडवर्ड वीडनर का काम है, बिल्कुल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ये बुक है कंपैरेटिव पब्लिक पर्सपेक्टिव फेरल हैडी की, ये भी एक बुक है। बट ये जो इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर जॉन डी मॉन्टगोमेरी का काम नहीं है, ये रिग्स का
वर्क है, ठीक है, ये क्या है, रिग्स का वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑर्गेनाइज इनटू फॉलोइंग वेज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है किसके अंडर आती है, सीधा सा क्वेश्चन ये था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के अंडर आती है, मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट है उसके अंडर आती है, या इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीज़ है उनके अंडर आती है, ठीक है। आराम से बनाएं अपना आंसर, ओके, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जो हैं ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, ठीक है, यानी कि इसको मिनिस्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल करती है। उसके बाद जब मिनिस्ट्री, आपको पता है मिनिस्ट्री पे ओवरबर्डन हो जाती है तो वो डिपार्टमेंट्स पे काम रखती है, तो ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से भी कंट्रोल होगी और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी से भी होगी, ठीक है। जैसे आपके जो आपकी जो ये थी पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन कमेटी है, जो क्या कहते हैं उसको, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, है ना, तो उसको ये कंट्रोल करता है। उसके वो आपको पता ना अकाउंटेंट, उसका जो अकाउंट्स का काम है वो ये जो इन डिपार्टमेंट्स के अंडर जो अकाउंटेंट्स का अकाउंट्स का काम है ये आपका कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखती है। बट इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड जो है ये इससे डील नहीं करता है, ठीक है, ये इसके कंट्रोल में नहीं है, कोई बोर्ड इसको कंट्रोल नहीं करता है। सो द राइट आंसर इज A, C and D, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स। यहाँ पर मैं कहूँगी पढ़ने से ज़्यादा कॉमन सेंस की बात है, अगर आप कॉमन सेंस से चलें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या गड़बड़ है। सोशल जस्टिस का फीचर कौन सा है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन की प्रोहिबिशन करवाना है, सोशल जस्टिस, बिल्कुल है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट यहाँ पर देखें ट्विस्ट, सी नहीं है, एक तो लॉजिक से नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सोशल जस्टिस की बात नहीं करता जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ये बात ध्यान से देखें कि अगर कोई इंसान ये कह रहा है, कोई बॉडी ये कह रही है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करवाओ, डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म होगी इंडिया में, रिजर्वेशन से। हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म होती है, रिजर्वेशन से, एक्सेप्ट PWD एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को छोड़ के, बाकी सबको मैं थोड़ा सा, ये मेरा मूड अलग है बोलने का कि हमारी इंडिया में रिजर्वेशन की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन हटाई जा सकती है, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब हायर कास्ट वाले लोगों को आपने कभी बोला नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, अब उन्होंने जो गलत कर लिया उसका मतलब किसी के ग्रैंड पेरेंट्स ने अगर कुछ गलत किया है तो उसका जो अब मुआवजा है वो उनका ग्रैंड सन देख रहा है, ठीक है, रिजर्वेशन के फॉर्म में जो उसको गवर्नमेंट दिखा रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है, होना कुछ और चाहिए था। तो चलो छोड़ो इस बात को, कुछ फ़ायदा नहीं है बोलने का। तो होता क्या है, जब हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वालों को परेशानी कुछ देते हैं तो वहाँ पर ये नहीं होता कि आप रिजर्वेशंस दें, वहाँ पर होता है कि आप फ्री बुक्स दें, आप उनको, आप ऐसी बॉडीज़ क्रिएट करें कि जो लोअर कम्युनिटी को परेशान कर रहा है उस पर कुछ एक्शंस हों, और क्विक एक्शंस हों। ये नहीं है कि बस बोल दिया, मैं जानती हूँ कि फिर फर्दर इसका अपर कम्युनिटी वाले क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बट ये रीज़न, ये तरीका ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, बाकी छोड़ें। तो जब आप रिजर्वेशन देंगे तो क्या मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इस तरह से भी आपका आंसर बन जाएगा। सो द राइट आंसर इज A, B एंड D, ठीक है, 2। ओके, तो ये थे आपके पहले 25 क्वेश्चंस। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इन क्वेश्चंस में चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं वो चाहिए। और टेक केयर।